गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ऑफ क्रेसेंट पब्लिक स्कूल। बेटा, आज मैं आपको नेक्स्ट पोएम करवाने से पहले आपको सिलेबस के बारे में बताना चाहती हूँ कि कौन कौन से चैप्टर आपके कट हो गए हैं। जो आप कर चुके हैं उसमें से भी कट है और जो हमने करने हैं उसमें से भी कुछ कट हैं। तो सबसे पहले आपने हरिवंश राय बच्चन की फर्स्ट पोएम की, जिसमें आपने 2 पोएम की, उनकी आत्म परिचय और एक गीत, जिसमें से आत्म परिचय कट हो चुका है। प्लीज़ नोट डाउन कर लेना कौन कौन सी पोएम्स कट है। आलोक धनवा की पतंग कट चुकी है। फिर उसमें नेक्स्ट थर्ड पोएम है आपकी कुंवर नारायण जी की 2 की थी हमने, कविता के बहाने और बात सीधी थी पर, और इसमें से कविता के बहाने आपके सिलेबस में है और बात सीधी थी पर कट चुकी है। नेक्स्ट 4th 5th है, 6 है, 7th आपकी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, वो बादल राग कट चुकी है। 8th है, 9th है और 10th उमा शंकर जोशी जी की 2 हैं, छोटा मेरा खेत, बगुलों के पंख, ये भी कट चुकी हैं। इसके साथ साथ अगर हम गद्य खंड की बात करें तो गद्य खंड में अब तक आपने 4 चैप्टर्स किए हैं और ये 4 के 4 चैप्टर्स आपके सिलेबस में हैं। आगे 15 चैप्टर कट चुका है, 16 है, 17 कट चुका है, 18 है। ठीक है, तो अब हम अपनी नेक्स्ट पोएम करेंगे। आज हम कर रहे हैं अपनी नेक्स्ट पोएम छोटा मेरा खेत, कैमरे में बंद अपाहिज। रघुवीर सहाय जी की लिखी हुई ये पोएम है। रघुवीर सहाय जी का जन्म लखनऊ उत्तर प्रदेश में 1929 में हुआ और इन्होंने 1990 तक दिल्ली में अपना लेखन कार्य किया। ये बहुत ही एक अच्छे और संवेदनशील इंसान थे। संवेदनशील होता है जो भावनाओं से परिपूर्ण होता है, जो हर किसी के साथ जुड़ा होता है। इन्होंने हमें वास्तविकता से परिचय कराया। जो हमारे मध्यवर्गीय जीवन है, आपको पता ही है कि हमारे 3 लेवल्स होते हैं, एक उत्तम वर्ग, मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग। उत्तम वर्ग जो फुल लग्जरी लाइफ जीते हैं। मध्यम वर्ग में हम सब लोग आते हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं और अच्छा जीवन जीने के लिए प्रयासरत हैं। नेक्स्ट निम्न वर्ग, जो लोग दिहाड़ी मजदूरी वगैरह करके अपना पेट भरते हैं। तो इन्होंने मध्यम वर्ग की कठिनाइयों का वर्णन किया है। ये एक बहुत ही अच्छे कवि हैं जिन्होंने अपने लेखन कार्य से मध्यम वर्ग जीवन और उनकी यथार्थ वास्तविकता का परिचय दिया है। ये संवेदनशीलता से भरे हुए हैं। इस पोएम में भी उन्होंने, और उधर से इन्होंने भ्रष्टाचार का चित्रण किया है। भ्रष्टाचार की हमारे संसार में हमें पता ही है कि कितना करप्शन फैला हुआ है, तो भ्रष्टाचार के बारे में बताया है। व्यंग्य प्रधान कवि हैं। व्यंग्य होता है कमेंट करना, कि सीधी तरह से किसी पर भी कमेंट करके उस बात को सिद्ध कर सकते हैं। इनकी भाषा सरल सहज है और इन्होंने इस कविता में खड़ी बोली का प्रयोग किया है। खड़ी बोली के साथ इन्होंने तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज सभी शब्दों का प्रयोग किया है। तो चलिए हम पोएम स्टार्ट करते हैं अपनी। कैमरे में बंद अपाहिज। कैमरे में बंद अपाहिज एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो अपाहिज है, जो चल नहीं सकता, व्हील चेयर पर है और उसका इंटरव्यू लिया जाता है। इंटरव्यू के समय आपको पता ही है कि जो संपादक होते हैं, जो कैमरामैन होते हैं, वो जर्नलिस्ट होते हैं, वो बात को काफ़ी अच्छी तरह से खोद कर निकालने की कला होती है उनमें, कि किस प्रकार से उसको और इंटरेस्टिंग बनाया जाए, उसको रोचक बनाया जाए। तो वैसे ही इसमें एक अपाहिज के बारे में बताया गया है कि जब अपाहिज का इंटरव्यू होता है, उसका परिचय होता है, तो उससे कई प्रकार के ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जिससे वो हताश हो जाता है, निराश हो जाता है, वो उनका जवाब देने में सक्षम नहीं होता। आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा महसूस हो रहा है? आप अपाहिज क्यों हैं? आप खुद सोचिए कि अगर कोई अपाहिज है तो उसको ये प्रश्न कितने अंदर से खाते होंगे, उसके हृदय को कितना
चोट पहुंचाते होंगे, तो उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। और उनका एक ही प्रयास होता है, जो जर्नलिस्ट होते हैं, जो पत्रकार होते हैं, कि अपनी बात को सही सिद्ध करना और उस बात की तह तक पहुंचना। वो दूसरे की भावनाओं को नहीं समझते कि उसको कैसा महसूस हो रहा होगा, वो कैसा फील करेगा, वो सब अपनी बात को पहुंचाना चाहते हैं। तो ऐसे ही इसमें देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। कैमरे में बंद अपाहिज, हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान, हम एक दुर्बल को लाएंगे एक बंद कैमरे में। इसमें जो पत्रकार हैं वो कहते हैं कि हम दूरदर्शन पर बोलेंगे। आज हम आपको दूरदर्शन पर एक सीधा प्रसारण दिखाने जा रहे हैं। हम समर्थ शक्तिवान हैं कि हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम किसी के भी भेद खोल सकते हैं, किसी अपनी बात को सही सिद्ध कर सकते हैं, और किस प्रकार से हम अपने आप को सर्वशक्तिमान बनाते हैं, ये आज हम आपको दिखाएंगे। हम एक दुर्बल को लाएंगे, दुर्बल मीन्स कमज़ोर। आज हम एक कमज़ोर व्यक्ति को लाएंगे और उसे एक बंद कमरे में ले जाकर उससे प्रश्न पूछे जाएंगे। अर्थात आपको पता ही है कि किसी का भी इंटरव्यू होता है तो उसके लिए एक स्पेशल रूम या फिर स्पेशल जगह तैयार की जाती है। तो वो उसमें बताते हैं कि हम आज एक ऐसे व्यक्ति को लाएंगे जो बहुत ही कमज़ोर है, अपाहिज है, और उससे प्रश्न पूछे जाएंगे, उसकी दास्तां पूछी जाएगी कि वो अपाहिज कैसे हुआ। तो इस प्रकार से आज हम उसे एक कमरे में ले जा रहे हैं और वहाँ पूछेंगे उससे प्रश्न। उससे पूछेंगे तो आप क्या अपाहिज हैं? तो आप क्यों अपाहिज हैं? आपका अपाहिजपन तो दुख देता होगा। कैमरा दिखाओ, इसे बड़ा हो जाए। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है, जल्दी बताइए, दुख बताइए, बता नहीं पाएगा। और वो कहते हैं कि उससे इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि जिसका उत्तर देने में वो सक्षम नहीं होता। जब वो इंटरव्यू शुरू होता है तो उससे पूछा जाता है कि आप अपाहिज हैं, तो आप अपाहिज क्यों हैं? आप बताइए, कोई इसका जवाब दे सकता है कि मैं अपाहिज हो गई, मेरे को कुछ हो गया, मैं अपाहिज क्यों हूँ? सबको पता है कि कोई ना कोई रीज़न है, तो इस रीज़न को पूछने का कोई मतलब ही नहीं बनता। लेकिन उसकी बात को लोगों तक पहुंचाने के लिए, उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसे घुमा फिरा के बार बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अपाहिज क्यों हैं? आपका अपाहिजपन तो आपको दुख देता होगा कि आप अपाहिज हैं, इसका आपके हृदय को दुख होता होगा कि आप अपाहिज हैं, आप दूसरों पर बोझ बने हुए हैं। तो इस प्रकार से जब ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं तो ये तो नेचुरली है, प्राकृतिक है कि उसका चेहरे का भाव जो है वो बदलने लगता है। और जब उसके चेहरे पर निराशा छा जाती है तो तब वो कहते हैं कैमरा दिखाओ, कैमरे में इस चीज़ को बड़ा करके दिखाओ कि ऐसे प्रश्नों पर उसकी क्या प्रतिक्रिया थी, उसके चेहरे के भाव किस प्रकार से बदले। हाँ तो बताइए आपका दुख क्या है। फिर कैमरे में जब उसका पूरा फोकस कैमरे का सिर्फ उसके चेहरे पर होता है तब पूछा जाता है कि अब बताओ कि आपका दुख क्या है, अपने दुख को जल्दी बताओ, हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन जब बार बार उसके दुख को पूछा जाएगा तो वो बता नहीं पाएगा। अर्थात उसको इतना मजबूर कर दिया जाता है प्रश्न पूछ कर कि वो अपनी जो कुछ ऐसी बातें हैं जो दुनिया के सामने शायद जाहिर नहीं करना चाहता होगा, लेकिन उसको बार बार पूछकर उसको मजबूर किया जाता है कि वो अपनी बातों को दुनिया के सामने जाहिर करे। और इसको बहुत ही बड़े कैमरे पर दिखाया जाता है, अर्थात पूरा कैमरे का फोकस उसके चेहरे पर होता है ताकि उसके दुख को दुनिया को बताया जा सके, दुनिया उसको वैसा ही महसूस कर सके, उसको सुनने वाले। और इस प्रकार से जब वो दोनों ही इसको महसूस करेंगे, दोनों के ही सुनकर आंसू निकल आएंगे, तब जो पत्रकारिता का उद्देश्य है वो पूरा हो जाता है। उनको लगता है कि हमने सफलता प्राप्त कर ली। सोचिए, बताइए आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है? कैसा यानी कैसा लगता है? हम खुद इशारे से ऐसा करके बताएंगे। फिर उससे बार बार पूछा जाता है कि सोचो, बताओ कि तुम्हें अपाहिज होकर कैसा लग रहा है।
अगर वो बताने में सक्षम नहीं होता तो कैमरामैन को इशारा करते हैं। एक व्यक्ति उनको अपाहिज होकर दिखाता है, वैसा चलता है कि आपको अपाहिज होकर ऐसा लग रहा है, तो इस प्रकार से उसकी मजबूरी का कहीं ना कहीं मजाक भी उड़ाया जाता है। सोचिए, बताइए, थोड़ी कोशिश करिए, यह अवसर खो देंगे। आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के वास्ते हम पूछ पूछ कर उसे रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं, आप भी उसके रो पड़ने का करते हैं, यह प्रश्न पूछा नहीं जाएगा। तो वो कहते हैं कि उसको इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं कि आप अपाहिज हैं तो आपको कैसा लगता है। उसको इशारे करके पूछा जाता है कि ऐसा लगता है, आप ऐसा महसूस करते हैं। उसको वैसी प्रतिक्रिया करके बताया भी जाता है, थोड़ी कोशिश करिए, अवसर खो देंगे। उसको बार बार ये जताया जाता है कि आप अपनी फीलिंग को, अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने लाने की कोशिश कीजिए। अगर आपने कुछ नहीं बताया तो आप ये अवसर खो देंगे, आपके पास ऐसा अवसर कभी नहीं आएगा। और ये सब जानते हैं कि आप जानते हैं कि कार्यक्रम को रोचक बनाने के लिए, कार्यक्रम को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वो लोग ऐसा करते हैं। और हम पूछ पूछ उसको रुला देंगे। इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का, और वो उसको बार बार ऐसे प्रश्न पूछते रहते हैं। आप अपाहिज हैं, आपको अपाहिज होकर कैसा लगता है, आप कितने महसूस करते हैं, अपाहिज होकर कैसा महसूस करते हैं, अपाहिज क्यों है, ये आपको कितना दुख देता है। ये सब चीज़ें उसको रुला देंगी, और हम सब देखने वाले भी इस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि वो कब रो पड़ेगा। और इस प्रकार से वो ये प्रश्न पूछते रहते हैं। फिर हम पर्दे पर दिखाएंगे फूली हुई आंख की एक बड़ी सी तस्वीर, और जब वो रो पड़ता है, उसके रोने का इंतज़ार था। जब वो रो पड़ता है, इतनी दुनिया के सामने रोना पॉसिबल ही नहीं होता, आपको पता है, लेकिन जब वो रो पड़ता है तो फिर उसके रोने को भी दुनिया के सामने प्रस्तुत किया जाता है। तो हम पर्दे पर दिखाएंगे उसकी फूली हुई आंख की तस्वीर। वो कहते हैं कि जब वो रोएगा, उसकी आंखें लाल हो जाएंगी, रो रो कर सूज जाएंगी, तो हम उसकी आंखों की तस्वीर आपको दिखाएंगे कि वो कैसा दिखता है रोते हुए, अर्थात जब उसको दर्द होता है तो वो किस प्रकार रोता है। बहुत बड़ी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, और उसके होंठों की एक कसकसाहट भी। और वो लोगों को कहते हैं कि सिर्फ उसकी आंखों की, उसके मुंह की बड़ी तस्वीर ही नहीं दिखाएंगे हम आपको उसके होंठों की कसकसाहट, जब कोई चुप होता है, रो रहा होता है, कुछ बोलने की कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पाता, उसके होंठ फड़फड़ाते हैं, उसको कसकसाहट कहते हैं। तो वो बोलने की कोशिश करेगा लेकिन बोल नहीं करेगा। तो आशा है आप उसे इसकी अपंगता की पीड़ा मानेंगे। और वो यहाँ पर ये कहा जाता है कि आशा है कि जो उसने नहीं बोला, उसकी जो रोने की बातें हैं, आवाज़ें हैं, इनको सुनकर आप उसकी अपंगता की पीड़ा समझ पाएंगे कि वो अपंग होकर कितने दर्द को झेल रहा है, कितनी मजबूरी में जी रहा है। और एक और कोशिश, दर्शक धीरज रखिए, देखिए, हम दोनों एक संग रुलाने हैं। और वो कहते हैं कि लोगों को, पत्रकार कहते हैं कि हम एक और कोशिश करेंगे, दर्शकों धीरज रखिए, कहीं जाइए मत, आप इस प्रोग्राम को देखते रहिए, हम एक और कोशिश करेंगे उसको रुलाने की। हमें दोनों एक संग रुलाने हैं, हमें दोनों एक संग रुलाने, मतलब कि उनका उद्देश्य है दोनों को एक संग रुलाना। एक तो उस अपाहिज को और दूसरा दर्शकों को, देखने वाले को रुलाना, इतना इंटरेस्टिंग प्रोग्राम को बनाना कि वो उसमें खो जाएं, वो उसके दर्द को महसूस कर पाए और उनकी आंखों में भी आंसू आ जाएं। तो इस प्रकार से इस अपाहिज को आज रोने के लिए मजबूर किया जा रहा है, अर्थात इसकी अपंगता के कारण अपंगता को रोचक बनाकर दुनिया के सामने लाया जा रहा है। आप और वह दोनों कैमरा बस करो, नहीं हुआ, रहने दो, पर्दे पर वक्त की कीमत है, अब मुस्कुराएंगे हम। और जब वो रोता है लेकिन उनकी बातों का जवाब नहीं दे देता, तो पीछे से कैमरे की आवाज़ आती है कि आप और हम दोनों कैमरा बस करो, अगर नहीं हो रहा
तो बस करो, इतना ही बहुत है, रहने दो। क्योंकि पर्दे पर समय की कीमत होती है। एक प्रोग्राम के लिए निश्चित समय दिया जाता है, उसके बाद दूसरा प्रोग्राम आना होता है, दूसरे प्रोग्राम को टेलीकास्ट किया जाना होता है। इसलिए वो कहते हैं कि पर्दे पर समय की बहुत कीमत है। और पत्रकार कहता है कि हम मुस्कुराएंगे, हम मुस्कुराएंगे कि हमने अपने उद्देश्य की पूर्ति कर ली है। चाहे वो बोला नहीं, लेकिन उसके रोने से ही उसके भाव, उसकी पीड़ा को हम व्यक्त कर पाए हैं, तो यह उनकी जीत होती है। आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य से युक्त कार्यक्रम, बस थोड़ी ही कसर रह गई। और जो पत्रकार होते हैं वो लास्ट में लोगों को कहते हैं कि आप देख रहे थे सामाजिक उद्देश्य, मतलब समाज में एक पीड़ित व्यक्ति कैसे रहता है, उसकी कहानी को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया, और उसकी पीड़ा को व्यक्त करना ही हमारा उद्देश्य था। और इस कार्यक्रम में बस थोड़ी सी कसर रह गई कि वो कुछ बोला नहीं, लेकिन फिर भी हम अपने उद्देश्य को पूरा करने में सफल रहे। धन्यवाद। इस प्रकार से इस कविता में हमने पढ़ा कि जो लेखक होता है, पत्रकार होता है, वो किस प्रकार से लोगों का मजाक उड़ाते हैं, लोगों की पीड़ा को व्यक्त करते हैं। वो उनके साथ दिल से नहीं जुड़े होते, अपने प्रोफेशन, अपने व्यवसाय से जुड़े होते हैं कि किस प्रकार वो अपने व्यवसाय को, अपने प्रोफेशन को इंटरेस्टिंग बना सके। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पोयम लिखी रघुवीर सहाय जी ने कि कैमरे में बंद अपाहिज की दशा का किस प्रकार मजाक उड़ाया जाता है, और उससे किस प्रकार से प्रेरित किया जाता है कि वो अपने दुख को व्यक्त कर सके। ये समाज की एक जिंदा कहानी है। धन्यवाद। तो इसके जो प्रश्न हैं वो आप लोग आज अभ्यास करेंगे, इसके आंसर की मैं आपको भेज दूंगी। धन्यवाद।